Hello everyone. So now we are going to start with a new chapter that is composition scheme. Composition scheme जो है सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट में लिखा हुआ है. Okay. Everything is written in section number 10 read with rule number 3 to rule number 7 of CGST rules. Okay. So ये जो सेक्शन है इसमें अपन डील करने वाले हैं आज. अब कंपोजिशन स्कीम का मीनिंग समझो, उसका इंट्रोडक्शन आप लोग को पहले देता हूँ. ओके. कंपोजिशन स्कीम जो है वो छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए लाया गया है. कंपोजिशन स्कीम का मेन पर्पस इज रिडक्शन इन कंप्लायंस. कंप्लायंस को कम करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड टू बर्डन लेस द स्मॉल बिजनेसमैन. ठीक है. जो बड़े बड़े हैं वो लोग रेगुलर स्कीम में जाओ, पर जो कंपोजिशन में है उनको थोड़ा सा बर्डन कम होगा. आया समझ में? ओके. अब कैसे बर्डन कम होगा, क्या इसमें ऐसे फीचर्स हैं स्कीम में, कौन इस स्कीम को ले सकता है, क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा ऑन टेकिंग दिस स्कीम. ऑल दिस स्टफ वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. क्लियर है? अब एक चीज मैं आप लोग को समझा दूं जो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सीखने वाले हैं. अभी मैं आप लोग को थोड़ा हिंट दे रहा हूं. ओके. इन जीएसटी ऑलवेज देयर इज अ थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. क्या है? थ्रेशहोल्ड लिमिट है. थ्रेशहोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. उस लिमिट के ऊपर अगर आपका सेल्स चला जाता है तो आपको जीएसटी के दायरे में आना पड़ेगा. आपको आपके के सारे सेल्स के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करना होगा एंड गवर्नमेंट को देना होगा. आया समझ में? ओके. सो थ्रेशोल्ड जो होती है वो अगर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब आप गुड्स के अलावा कुछ बेचते ही नहीं हो, आप सिर्फ गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो बस. ओके. एंड आप रेस्ट्रिक्टेड स्टेट्स में नहीं हो. ठीक है. रेस्ट्रिक्टेड स्टेट्स हैं कुछ एंड आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते हो. ओके. कंडीशंस को मैं अभी नहीं दोहरा रहा हूँ, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने बोली. आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करते हो एंड आप कुछ रेस्ट्रिक्टिव स्टेट्स में नहीं हो. ठीक है. देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां पर ये स्कीम नहीं लगेगी. तो आपको कितने का लिमिट मिलेगा? 40 लाख. मतलब अप टू ₹40 lakhs यू आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. सेकेंड, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ओके, और आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों देते हो, देन इन दैट केस आप 20 lakhs के लिए एलिजिबल हो एग्जेम्पशन के लिए. 20 लाख तक के टर्नओवर के लिए नो रजिस्ट्रेशन. उसके ऊपर जाओगे, ओके, तो आपको लेना पड़ेगा. अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है एंड आप वॉलंटरी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं. थर्ड वन इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, द फोर स्टेट्स आर TNMM. ओके. त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. यहाँ पर लिमिट है सिर्फ 10 लाख रुपए. मतलब आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हो इन स्टेट्स में, आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए क्रॉस हो चुका है तो आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन लेना होगा. आया समझ में? सो दीज आर थ्रेशोल्ड लिमिट्स. ठीक है. सभी के लिए, ऐसा नहीं कंपोजिशन के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं, वो बाद में देखेंगे अपन. यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एवरीवन. एवरीवन, सबके लिए है. ओके. अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद क्या होगा वो जानते हैं. एक बेसिक अपन ना जनरली एप्लीकेबल में ये ले लेते हैं. ठीक है. 20 लाख का लिमिट, ₹20 लाख का लिमिट. अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल से 2021 से. बिजनेस चल रहा है मस्त चल रहा है. 30 सितंबर आ गया. 30 सितंबर के दिन पर मेरा लायबिलिटी 20 लाख क्रॉस हुआ. इट क्रॉस ₹20 lakhs. Okay. Now from here I have
two options. I have two options. Whether to go for normal registration and whether to go for composition registration. दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. Composition registration. Clear? Whether to go for normal registration, whether to go for composition registration. Now, what is difference between normal and composition? In normal registration, you have to pay full tax on output service. तो अगर 18% रेट है तो आपको 18% पे करना है. ऑब्वियसली आफ्टर रिड्यूसिंग आईटीसी, जो भी आईटीसी आपके पास होगा उसको माइनस करके नेट इतना पे करना. क्लियर है? ये होगा नॉर्मल स्कीम. नॉर्मल जीएसटी रेट माइनस नॉर्मल जितना परचेस किया उसके ऊपर का आईटीसी. दिस इज नॉर्मल स्कीम. बट कंपोजिशन स्कीम इज समथिंग डिफरेंट. In case of composition scheme, first of all, the rate of taxes are concessional. Concessional समझते हो? बहुत कम रेट है. 1%, 5%, बस इतना ही रेट है. लेकिन यहां पर दो स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ ये कम रेट है. सबसे पहला कंडीशन, यू कैन नॉट चार्ज जीएसटी. कैन नॉट चार्ज. अब ये पर्सन क्या करता है? अगर मान के चलो नॉर्मल पर्सन को कुछ गुड्स बेचना है, वो क्या करेगा? 1000 रुपए का गुड्स प्लस 18%, तो कस्टमर से कितना मांगेगा? 1180. लेकिन कंपोजिशन पर्सन इसी केस में कितना मांगेगा? 1000 ही मांगेगा. सिर्फ जो भी रेट ऑफ टैक्स है 1%, उसको अपने जेब से पे करना. दिस 1% ₹10 हैज टू बी पेड फ्रॉम हिज पॉकेट. ठीक है, ये चार्ज नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आईटीसी ले सकता है? आंसर इज नो. नो आईटीसी कैन बी टेकन. ये तो नुकसान का सौदा हो गया. इसमें ये थोड़ी ना सही है. ऐसा दिमाग में आया क्या? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मस्त है, टैक्स चार्ज करो, ओके, कस्टमर से रिकवर करो, अपना आईटीसी देखो, माइनस करो, गवर्नमेंट को पे करो. यहां पर कैसे पे करना है? सेल वैल्यू का 1% और 5%. आईटीसी कुछ नहीं मिलेगा. तो कौन सा बेनिफिशियल है? तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा. ये मार्जिन टू मार्जिन डिपेंड करेगा. ओके, अपने को इसमें ध्यान नहीं देना है. ठीक है, कौन सा बेनिफिशियल है नहीं देना है इसमें ध्यान. देखो, अपने अपने इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. एक एक एग्जांपल ले लो. चलो, आपको आपकी सहमति के लिए एक एग्जांपल लेता हूं. मान के चलो एक गुड्स है, ओके, इसका परचेज प्राइस है 10,000. ओके, इसके ऊपर जीएसटी लग करके आता है 18%, 1,800. टोटल बनता है 11,800. क्लियर है? इसका सेलिंग प्राइस है 15,000. सेलिंग प्राइस 15,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी. क्लियर? अभी यहां पर कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल रहेगी या नॉर्मल स्कीम, ये समझना है आपको. सबसे पहले अपन नॉर्मल स्कीम के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं बिजनेसमैन का. नॉर्मल स्कीम, बोलो क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट छोड़ो, सेलिंग प्राइस क्या होगा वो बताओ. सेलिंग प्राइस कितनी होगी? कैन आई से 15,000 प्लस 18%. सो 17,700 इज द एमआरपी. क्या है ये? एमआरपी. मतलब एंड कंज्यूमर को कितने में बिकेगा ये? 17,700 में. अगर मान के चलो यही चीज कंपोजिशन वाला बेचता तो कितने में बेचता? भी सबका आंसर क्या आएगा? 1% जीएसटी पकड़ के चलो, कंपोजिशन रेट कितना आता? कहने से सबसे पहली बात तो जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकता है. ओके, तो ये कितने में बेचेगा? 15,000 में. लेकिन कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि जीएसटी अपने जेब से भरना है, ओके, तो सामने वाले से कलेक्ट नहीं करते. ठीक है, नॉर्मल टेंडेंसी है, कलेक्ट कर लेंगे. 15,500 कुछ ना कुछ तो लिख दोगे आप, और उसमें आपका जीएसटी भी रिकवर हो जाएगा. मतलब बिल पे आपको अलग से नहीं दिखाना है कि भाई मैंने आपसे जीएसटी लिया. आपको एक प्राइस पे ही बेचना है. ओके,
सो मान के चलो इसने बेचा 15,500 में, 15,500। ओके, अब ये 15,500 में बेचेगा या नहीं बेचेगा वो मुझे बताओ। क्या ये प्राइस में उसको प्रॉफिट हो रहा है क्या, वो देखो, वेदर इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। कॉस्ट प्राइस कितना है इसके लिए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कहना से 11,800 इज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट कंपोजिशन वाले को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 11,800। डन। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 3,700। ओके, अब नॉर्मल स्कीम वाले का प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल स्कीम वाले का प्रॉफिट कहना है 15,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी माइनस 10,000, यहाँ पर कितना आएगा 5,000। सो नॉर्मल पर्सन इज अर्निंग 5,000 प्रॉफिट, कंपोजिशन स्कीम इज अर्निंग 3,700 प्रॉफिट। ओके, अभी एज अ कंज्यूमर आप किसके पास जाओगे गुड्स लेने को, नॉर्मल वाले के पास कि कंपोजिशन के पास, कहना है कंपोजिशन के पास। क्यों, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस कम है। एज अ कंज्यूमर मेरे लिए क्या मैटर करता है, सेलिंग प्राइस किसका कम है, तो मेरा परचेस प्राइस कहाँ पर कम है। ये जीएसटी का बेनिफिट तो मुझे मिलने ही नहीं वाला था, 17,700 देके मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से खरीदूंगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है, इधर प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन बिकेगा ही कम, कंपोजिशन स्कीम में प्रॉफिट कम है पर बिकेगा ज्यादा। ओके, अभी आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको ना 12,000 अज्यूम करके सॉल्व करो, ठीक है, एंड बाद में आप लोग मुझे बताना कौन सा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स थोड़े से मैंने बताया और बता रहा हूँ। थर्ड वन, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम मेंटेन करना होता, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन दैट इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स समझते हैं आपको, आपको दो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना होता। फर्स्ट वन इज डिटेल्स ऑफ टैक्स, आपने कितना खरीदी किया, क्या टैक्स रेट पे खरीदी किया, आपने कितना बेचा, क्या टैक्स रेट पे बेचा, ये सब कुछ भी आपको रिकॉर्ड नहीं रखना है। सेकंड चीज, आपको स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं रखना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक इन कंपोजिशन स्कीम, वेयर एज इन नॉर्मल स्कीम आपको दुनिया भर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। आ रहा है समझ में, ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नाउ एज यू नो, एवरी बेनिफिट कम्स विथ सर्टन कंडीशन। ओके, हर बेनिफिट एक कंडीशन के साथ आता है, तो कंपोजिशन स्कीम का इतना अच्छा बेनिफिट भी कुछ कंडीशंस के साथ आया है। क्या कंडीशंस है समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो एग्रीगेट टर्नओवर की, अब जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से कम है, बस वही आ सकता है, बस वही आ सकता है, उसके ऊपर है तो आप नहीं आ सकते, उसके ऊपर आपको नॉर्मल में जाना होगा। ओके, तो अभी मैं ना इसको थोड़ा सा एनालिटिकल वे में बताता हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके, टर्नओवर आपका जीरो था, सो जीरो से लेकर के 20 लाख तक का टर्नओवर, ठीक है, ये 20 लाख को आप 40 लाख लिखो, 10 लाख लिखो, कुछ भी लिखो, जब तक आपका लायबिलिटी नहीं आता तब तक, यहां तक आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं, 20 लाख के बाद आपके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, यू हैड टू ऑप्शंस। ऑप्शन वन, टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन टू, गो फॉर नॉर्मल स्कीम। आया समझ में, इधर से ही ऑप्शन था, नॉर्मल स्कीम लो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कभी नहीं रोकेगा, कंपोजिशन स्कीम अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए ले लो। ओके, अब ये कंपोजिशन स्कीम है, इसका भी कुछ तो लिमिट होगा, तो उसका लिमिट है कुछ, अपन देखेंगे बाद में, अभी के लिए समझ के चलो 1.5 करोड़। सो अप टू ₹1.5 CR you can go for composition scheme, okay, for this scheme.
नॉर्मल के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर 20 लाख के बाद आपने नॉर्मल लिया है तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। अगर कंपोजिशन लिया तो आपको कहीं ना कहीं रुकना होगा कंपोजिशन में, यहाँ पर रुकना होगा। इसके बाद सबको नॉर्मल में आना है, सबको नॉर्मल में आना है। आया समझ में? ये जो टाइमलाइन बनाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 0 to 20 lakhs नो रजिस्ट्रेशन। 20 लाख के बाद देयर इज ऑप्शन। कंपोजिशन में गए तो कंपोजिशन यू कैन कंटिन्यू टिल 1.5 CR। उसके बाद नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल में जाते हो 20 लाख के बाद तो फिर हमेशा नॉर्मल। आया समझ में? ऑब्वियसली देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग को अगर स्विच करना है कंपोजिशन टू नॉर्मल, यू कैन डू इट। नॉर्मल टू कंपोजिशन यू कैन डू इट। ओके। तो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ओके, कंपोजिशन स्कीम के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वी कैन से कंडीशंस, दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट नंबर है एग्रीगेट टर्नओवर का रेस्ट्रिक्शन, दैट इज इतने तक, दैट इज 1.5 CR वाला, उतने तक अगर टर्नओवर है तो ये अपन समझेंगे। सेकंड, नेचर ऑफ सप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ सप्लायर। कंपोजिशन स्कीम सभी के लिए नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए है। रदर आप यूं कह सकते हो इसको कि इन एलिजिबल क्राइटेरिया को हटा दो तो जो बचते हैं उनके लिए। ओके। तो यहां पर मैंने ए लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर, बी लिखा है नेचर ऑफ सप्लायर। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे ना तो ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा। कैसे बताता हूं? अगर मैं कहता हूं कि 1.5 करोड़ तक आप ले सकते हो कंपोजिशन, ओके, एंड नेचर ऑफ सप्लायर में मैंने लिखा कि इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स कैन नॉट टेक कंपोजिशन। आपका टर्नओवर है सिर्फ 10 लाख रुपया, आपका टर्नओवर है सिर्फ 10 लाख रुपया, ओके, पर आप इंटर स्टेट करते हो तो आप आ नहीं सकते। तो यहां पर सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए? कहना है नेचर ऑफ सप्लायर देखना चाहिए। अगर नेचर ऑफ सप्लायर एलिजिबल है तो हम चेक करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। अगर मैंने कह दिया कि इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स को नहीं मिलेगा तो उधर ही आउट हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर देखने की जरूरत ही नहीं। आया समझ में? तो इस तरीके से है। लेकिन अपन पहले एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ सप्लायर देखेंगे। चलो अभी अपन चार्ट बुक से डिस्कशन करेंगे डिटेल में। देखो यहां पर मैंने जो बोला वो इधर लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबल इफ aggregate turnover in preceding financial year is up to rupees 75 lakh for certain states, up to rupees 1.5 CR for other states। बहुत डीप एनालिसिस करना, ऐसा हवे में नहीं पढ़ने वाला, हम एकदम मजे लेके पढ़ेंगे। ओके, क्या कहा जाता है यहाँ पर? एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कभी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या आता है वो भी देखेंगे। नीचे देखो, आप देख पा रहे हो सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है। सो एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का आपका सेल्स अगर अगर 75 lakhs तक था इन सर्टन स्टेट्स, देन यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन दिस ईयर। प्रीसीडिंग ईयर में अगर 75 lakhs था इन सर्टन स्टेट्स तो आप करंट ईयर में ले सकते हो रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। ओके, कौन से स्टेट से नाम देखो, नाम देखो, पढ़ो। इसका ना कोड बना है TSUNAM क्यूब, सुनामी बोलते हैं ना अपन, ऐसा सुनाम करके कोड है। त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, ओके, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, तो इन स्टेट्स में अगर आपका बिजनेस था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एंड आपका टर्नओवर से 75 लाख से कम था, अप टू रुपीज 75 लाख तक था, ओके,
से 60 lakhs. So you can opt for compulsion scheme in current year. आप करंट ईयर में कंपोजिशन ले सकते हो, आया समझ में? प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अदर कंडीशंस क्या है? नेचर ऑफ सप्लायर, जैसे मैंने आपको बताया. ओके. नेक्स्ट, अगर इन स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेट्स के लिए लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़. एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं. मान के चलो मैं महाराष्ट्र में हूँ. ओके. मेरा पिछली बार का सेल था 57 lakhs. ओके. इन से 2021. वेदर आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन 21-22? सोचो. यस और नो? ऑब्वियसली यस, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए लिमिट कितना था? 1.5 करोड़. है समझ में? अगर आसाम होता, आसाम, तो कितना होता? सेम ही होता. ठीक है, सेम ही होता. आसाम के लिए भी सेम ही है. जो ए है सुनाम में वो अरुणाचल प्रदेश है. आया है समझ में? सो आसाम में भी 1.5 सीआर का लिमिट आपको देखना होगा. प्रीसीडिंग ईयर्स टर्नओवर 1.5 सीआर तक है, तो करंट ईयर में यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड. इज दैट क्लियर? ये तो एकदम बेसिक चीज थी. ओके. 1.5 करोड़ एंड 75 lakhs. सुनाम स्टेट्स में 75 lakhs एंड अदर स्टेट्स में 1.5 करोड़. अब सबसे क्रिटिकल चीज जो आ रही है आपके सामने, वो है एग्रीगेट टर्नओवर को अपने को डिटरमाइन कैसे करना. हाउ वी आर सपोज टू डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर. ओके. बहुत ही रिलेवेंट डिस्कशन है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक्स करते हैं. ओके, तो अपन आराम से करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे. देखो स्क्रीन पे कुछ इंक्लूजन है, कुछ एक्सक्लूजन है. ओके. इंक्लूजन्स की हम बात कर रहे हैं. एग्रीगेट टर्नओवर जो 75 लाख और 1.5 शेयर देखा, उस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड करना है एंड क्या एक्सक्लूड करना है, दैट इज आवर डिस्कशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. ओके. सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इज फॉर एग्रीगेट टर्नओवर. ओके. इस एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है सेक्शन 10 ने अपने पर्पस के लिए. ओके. पढ़ो. इंक्लूजन्स. सबसे पहला इंक्लूजन, वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड रिवर्स चार्ज. एक एक का एग्जांपल लेके करते हैं. क्या ऐड करने बोल रहा है? वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड करो. ओके. लेकिन किसको ऐड नहीं करना है आपको? एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम. इनवर्ड आरसीएम. अभी ये स्पेसिफाई क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को, ये बता पाओगे क्या आप? गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा स्पेसिफाई किया? देखो, कोई भी इंसान टैक्स कब पे करता है? दो सरकमस्टेंसेस में टैक्स पे करता है. सरकमस्टेंस नंबर 1, जब वो सेल करता है. सरकमस्टेंस नंबर 2, जब वो ऐसा कुछ परचेस करता है जिसके ऊपर आरसीएम में उसको टैक्स पे करना. ठीक है, जैसे जीटी है, अपन ने देखा, डायरेक्टर देखा, जो भी. ओके. तो टैक्स तो मैं दो दो जगह पर पे कर रहा हूँ. सेल पर टैक्स पे करता हूँ एंड आरसीएम पे टैक्स पे करता हूँ. सेल पे जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो मेरा सेल के ऊपर टैक्स है, दैट इज जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज. लेकिन ये मेरा आउटवर्ड पे नहीं है, ये मेरा परचेज है, तो यहाँ पर परचेज वाला चीज ऐड नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? भले टैक्स पे किया हो मैंने, पर ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा परचेजेस है, नॉट सेल्स. इज दैट क्लियर? ओके. अभी मान के चलो कि आपने पिछले साल, ये सब ना पिछले साल की बात है, प्रीवियस ईयर. ओके. अपन अगर समझो 22-23 एग्जाम्पल, 21-22, 22-23, अपन 22-23 का अगर एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम ये सब फॉर्मूला जो है टर्नओवर कौन से साल का लगाएंगे? इस साल का.
तो इस साल का आपको टैक्सेबल सप्लाई देखना है। ओके, मान के चलो 10 लाख का आपने टैक्सेबल सप्लाई किया, जीएसटी था 1.8 लाख। ओके, आप नॉर्मल में थे या फिर आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो सिर्फ 10 लाख। ओके, जो भी कुछ होगा आपको एग्रीगेट टर्नओवर में कितना लेना है, विथ जीएसटी लेना है या विदाउट जीएसटी लेना है? आंसर इज ऑब्वियसली विदाउट जीएसटी. So 10 lakh has to be considered for determining aggregate turnover of preceding financial year. I hope discussion is clear. चलते हैं आगे. Exempt supplies क्या ऐड करना है? Exempt supplies, लेकिन सारे exempt supply ऐड नहीं करना है. ठीक है, बताऊंगा. Exempt supply समझते हो? Exempt supplies include three things. Okay, तीन चीजों का मिक्सचर है exempt supply. सबसे पहला नॉन जीएसटी. नॉन जीएसटी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. नील रेटेड. नील रेटेड मतलब जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 0%. होली एग्जेम्प्टेड मतलब इसे गुड्स और सर्विसेज इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है. सो इन तीनों का टोटल करेंगे तो अपने को एग्जेम्प्ट सप्लाई मिलता है समझ में? आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपको ऐड करना है. यू हैव टू ऐड ऑल द एग्जेम्प्ट सप्लाईज. ओके, अब यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना. यहां पर गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 इसमें कुछ लिखा है. इसमें ये लिखा कि आप सारे एग्जाम सप्लाईज तो आप ऐड करो ही, लेकिन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड इंटरेस्ट ऑन और डिस्काउंट. अभी इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर क्या होता है मैं बताता हूँ. अभी आपका एफडी है, बराबर है. एफडी से आपको पैसे मिल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है. इंटरेस्ट आ रहा है मतलब आप सप्लायर हो. कम ऑन, आप रिसिपेंट नहीं हो. इंटरेस्ट आ रहा है मतलब आप सप्लायर हो. तो क्या ये इंटरेस्ट मेरे सेल के टर्नओवर में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नॉर्मली करना चाहिए. दिस इज एग्जेम्प्ट. ठीक है, ये पहली बात तो ये एग्जेम्प्ट है. ये कहां पर लिखा है? दिस इज एग्जेम्प्ट. ये कहां पर लिखा है? नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 27. दिस ट्रांजेक्शन इज एग्जेम्प्ट. डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग एग्जेम्प्ट, वी आर नॉट सपोज टू एड इट. द रीजन इज स्पेसिफिकली एक सेक्शन ने कह दिया. ओके, अभी इंटरेस्ट का मतलब आप लोग को मैं बता रहा था. एफडी के ऊपर अगर आपको कुछ पैसा मिलता है, ओके, कुछ पैसा मिला एफडी का इंटरेस्ट, तो दिस इज योर इनकम, नो डाउट. नो डाउट, this is your income. But whether it should be added or not in exempt supply is a matter of question. So only for the purpose of composition scheme, it is not to be added. But अगर अपन कंपोजिशन का सेक्शन छोड़ दें तो हर जगह पर जहां पर भी एग्रीगेट टर्नओवर की बातें की जाएंगी वहां पर ऐड होगा. प्रॉमिस करो मुझे आप लोग इसको मिक्स नहीं कर दोगे. हम कंपोजिशन चैप्टर सीख रहे हैं. सो कंपोजिशन चैप्टर में इसको अपने को ऐड नहीं करना है. इसके अलावा हर जगह पर ऐड करना, हर जगह पर ऐड. क्लियर है बात? ओके, ये डिस्काउंट क्या है? अगर आपने बिल डिस्काउंटिंग वगैरह किया है, ओके, सो डिस्काउंटिंग जो होता है वो बैंक का एक इनकम होता है, बराबर, आप लोग को मालूम होगा. तो जो भी डिस्काउंटिंग का इनकम अगर आपने अर्न किया है तो दैट वुड बी exempt supply, but it would not be added in your exempt supplies. I hope the point is clear. Okay, तो मान के चलो 21-22 में आपको एफडी का इंटरेस्ट मिला, ठीक है, से 10,000. Whether you will add this in determining aggregate turnover of previous financial year for composition scheme, answer is no. But for normal scheme, answer is yes. Clear है बात?
नॉर्मल स्कीम यस, कंपोजिशन स्कीम नो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आपने पिछले साल में कुछ एक्सपोर्ट किया था, तो उस एक्सपोर्ट को भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। यू हैव टू ऐड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। क्लियर है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो भी इंडिया के बाहर गुड्स बेचा हो या फिर इंडिया के बाहर के रिसिपिएंट को आपने सर्विस दिया हो, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होंगी, ऐड करनी होंगी। आया है समझ में? ओके। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। हैविंग सेम पैन, अभी इसको अपन ने एक वर्ड दिया था, चलो अगर आपको मालूम होगा तो, एक वर्ड दिया था अपन ने इसको। सेम पैन है, मल्टीपल स्टेट्स में आप लोग ऑपरेट करते हो, क्या बोलते थे इसको अपन, डिस्टिंक्ट पर्सन। वेरी गुड। सो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ओके, महाराष्ट्र ने गुजरात को कुछ भेजा गुड्स, ठीक है, गुजरात ने राजस्थान को भेजा होगा। सो दिस इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। बट ये दोनों का पैन तो सेम है, ये भी एक ही पैन का, ये भी एक ही पैन का, ये भी एक ही पैन का। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया, अगर महाराष्ट्र वाले पर्सन ने गुजरात वाले को कुछ गुड्स भेजा होगा, वो भी ऐड करना है। ऐसा मत बोलना कि भाई ये सेल थोड़ी है, ये तो मेरी एंटिटी है, नहीं, आपने अगर इसको भेजा सो ऐड करना ही है। इज दैट क्लियर? तो चलो अभी बताओ मुझे, कुल मिला के कितनी चीजें हमने ऐड करी, कुल मिला के कितनी चीजें ऐड करी। एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, इसमें अपन करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट है ना, ये करवाऊंगा एक सेकंड। क्या क्या चीज अपन ने ऐड करते हैं, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज बट एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम। अगर आपका आउटवर्ड आरसीएम में तो ऐड करना है, मतलब आप अगर ऐसा कुछ गुड्स बेचते हो जिसके ऊपर सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे करेगा, तो ये आपके आउटवर्ड सप्लाई में ऐड होगा। ओके, और अगर आपने कुछ ऐसा चीज खरीदा है जिसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो अंदर आरसीएम, देन ऐड नहीं करना। बेसिक कॉमन सेंस सेल्स ऐड करना है, भले वो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज हो या फिर रिवर्स चार्ज हो। परचेज ऐड नहीं करना है, भले वो फॉरवर्ड चार्ज का हो, रिवर्स चार्ज का हो, कुछ भी हो। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम। सेकंड, एग्जाम सप्लाईज ऐड किया, और एग्जाम में क्या ऐड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए। थर्ड क्या ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फोर्थ, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन। ये चार चीजें अपने को क्या करनी है, ऐड करनी है। अब ऐड जो हम करेंगे, ये इंडिया में जितने भी यूनिट्स है मेरी, सारी ही यूनिट्स का हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है। ओके, इसका टर्नओवर, इसका टर्नओवर है से 5 lakhs, इसका टर्नओवर है 78 lakhs, इसका टर्नओवर है 70 lakhs। ओके, 70 lakhs। अभी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि इसमें, सॉरी, इसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर 1 लाख, इसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर है 3 लाख, इसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर है 1 लाख। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि क्या ये यूनिट्स, सारे के सारे यूनिट्स कंपोजिशन में आ सकती हैं या नहीं आ सकती। ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, तो करंट ईयर में आ सकती है या नहीं।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे एंड चेक करेंगे 1.5 करोड़ से नीचे है या नहीं। ओके, एंड एग्रीगेट टर्नओवर वी हैव टू कैलकुलेट ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस। यहाँ पर मेरे को सारे यूनिट्स का टर्नओवर को ऐड करना होगा, तब जाके मुझे मिलेगा एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? एग्रीगेट मीन्स ऑल इंडिया पैन बेसिस। तो इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर अपने को ऐड करना होता है क्या, पहले वो चेक करो। नहीं, तो इसका 4 लाख, इसका 75 lakhs, इसका 69 lakhs, सबका ऐड करो, सभी का ऐड करो, कितना आ रहा है? 4, 75, 69, 1 crore 48 lakhs। क्या हम कंपोजिशन में आ सकते हैं सभी यूनिट्स के लिए? जी हाँ, आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब आपको मैं एक बात बताऊं, अगर महाराष्ट्र कंपोजिशन में आना चाहता है तो वो तभी ही आ सकता है जब ये भी कंपोजिशन हो, ये भी कंपोजिशन। इट कैन नेवर हैपन इन दिस वे दैट महाराष्ट्र विल ऑफर कंपोजिशन एंड दिस टू विल बी इन नॉर्मल। ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। याद रहेगा? ओके, सो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी के लिए खाली हिंट देके रखा। सो टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस समझ में आ गया, सारे यूनिट्स का टर्नओवर ऐड करना। अब क्या ऐड नहीं करना है वो देखो। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 कहता है फर्स्ट सप्लाईज हम ऐड नहीं करेंगे। अब फर्स्ट सप्लाईज का तो बहुत ही अच्छा खासा डिस्कशन करूंगा मैं थोड़ी देर में। ओके, फर्स्ट सप्लाईज का एक छोटा सा मीनिंग बता देता हूँ। जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओके, दैट इज 1 अप्रैल और जब भी साल के बीच में, तो 1 अप्रैल से लेकर के जब तक आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक के टर्नओवर को कहते हैं फर्स्ट सप्लाईज। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, तो फर्स्ट सप्लाईज ऐड नहीं करना है। उसके अलावा क्या ऐड नहीं करना है? टैक्सेस ऐड नहीं करेंगे, ये तो एकदम कॉमन सेंस है। ओके, अगर पिछले साल आप लोगों ने कुछ बेचा है जिसके ऊपर टैक्स भी कलेक्ट किया, so tax will not form part of your turnover. Then exempt supply by way of extending deposit, loan, advance, where consideration is in the form of interest or discount. मतलब आपने किसी को लोन दिया, आपको इंटरेस्ट मिला, that interest income would not be included in exempt supplies, क्योंकि उसको ऐड नहीं करेंगे। आपने डिपॉजिट दिया, किसी को एडवांस दिया, तो आपको इंटरेस्ट मिला, so this turnover is not to be considered. क्लियर है? एक छोटा सा मैं आप लोग को सम देना चाहता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम ही क्लियर हो जाए। वो खुद से करना है। Taxable supplies, including GST at the rate of 18%, 79 lakhs. Exempt supplies, sale of agriculture products. पिछले साल की बातें चल रही हैं, पिछले साल आपने ये सब कारनामा किया हुआ है, 29 lakhs. और लिखते हैं यहाँ पर अपन कुछ, पिछले साल आपने एक्सपोर्ट्स भी किया था 40 लाख का। ओके, इंटरेस्ट भी अर्न किया था, ज़्यादा अर्न नहीं किया, सिर्फ 5 लाख का अर्न किया, ज़्यादा अर्न नहीं किया। इतना है डेटा।
टोटल कितना हुआ? टोटल कितना है? 79 प्लस 29 प्लस 40 प्लस 5, 1,53,00,000, बराबर है। अभी आप लोग मुझे बताओ क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। लीगल सर्विसेज अवेल्ड, ओके, से 10 lakhs, ओके। अभी करो। अभी आपको क्या निकालना है? एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, अज्यूमिंग एक ही ब्रांच है। सोचो। टैक्सेबल सप्लाईज कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? पूरा ही ऐड करेंगे, लेकिन जीएसटी कंपोनेंट को हटा के। यहाँ पर इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो इसको रिवर्स कैलकुलेट करो। 79 लाख डिवाइड बाय 118% इज 66 लाख 94,915। डन। एग्जाम सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचा, ये मैं ऐड करूंगा। 29 lakhs आई विल बी एडिंग। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट तो ऐड करना ही चाहिए। इंटरेस्ट अर्न, क्या ये ऐड करेंगे? नहीं। लीगल सर्विसेज अवेल्ड, ये इनवर्ड आरसीएम है। अगर ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड होता तो ऐड करते, अवेल्ड है तो ऐड नहीं करेंगे। कितना होगा? 1,35,00,000 94,915। So here, since aggregate turnover is 135 94,915, okay, I am eligible for composition scheme if I am in states other than Sunam. क्लियर है बात? कैसे कंप्यूट किया, समझ में आ गया? फर्स्ट सप्लाईज पे डिस्कशन बाद में करेंगे, यानी कॉमनली आस्क्ड डाउट जो है ना, ये भी अपन बाद में लेंगे, नॉट नाउ। अब अपन ने समझ लिया है एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने आप लोग को ए एंड बी करके बताया था, याद है? ए एंड बी करके बताया था ना। दो चीजें सेटिस्फाई करनी होती है आपको। सबसे पहला एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया, सेकंड वन नेचर ऑफ सप्लायर। सो नाउ इट इज द टाइम टू डिस्कस who are the person ineligible to opt for composition scheme। कौन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, ये डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला नाम आपके सामने लिखा हुआ है, सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। जो इंसान नॉन टैक्सेबल गुड्स या फिर सर्विस बेच रहा है, वो कंपोजिशन में नहीं आ सकता। ठीक है। नॉन टैक्सेबल गुड्स क्या होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आप ये बेचोगे तो आप कंपोजिशन को भूल जाओ। क्लियर? सेकंड वन, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप महाराष्ट्र से गुजरात गुड्स को बेचना चाह रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। ओके। अब एक बात याद रखना, जो ये कंडीशन है इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, ओके, ये करंट ईयर में चेक करना है, नॉट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर आपने इंटर स्टेट किया होगा तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है। ठीक है, अपन ने देखा था ऐड होता है। क्यों ऐड होगा? प्रीवियस ईयर में था ना वो। क्या आप प्रीवियस ईयर में कंपोजिशन में थे? नहीं। तो देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यू इन प्रीवियस ईयर, तो आपको उधर का टर्नओवर ऐड करना होगा फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी। लेकिन एक बार आप एलिजिबल हो गए कंपोजिशन के लिए, देन आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते। क्लियर है? कुछ लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि पिछले साल अगर इंटर स्टेट किया तो करंट ईयर में नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी है। पिछले साल किया तो किया, उसमें क्या हुआ? देयर इज नो सच रूल। ओके, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मुझे एक साल तो एक्टिंग करने में जाता कि मैं कंपोजिशन हूं। एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब समझते हो? मतलब क्या? मान के चलो कि मेरे को अगले साल कंपोजिशन में जाना है,
ओके, तो मैं ये पूरा साल इंटरेस्ट सप्लाई करूंगा ही नहीं, ऑर्डर्स आएंगे उसको लूंगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में हम इंटरेस्ट क्यों ऐड करते थे? जबकि प्रीवियस ईयर में आपको अगर समझो इंटरेस्ट करना ही नहीं है तो ऐड कैसे करते? ठीक है, तो अगर मुझे समझो ऐसा ऐसा लोग इंटरप्रेट करे कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट नहीं करना था, ओके, तो मैं इस ईयर में नहीं करूंगा, एग्जाम्पल, ओके, अगले साल तो मैं कर ही नहीं सकता। सो मतलब क्या हुआ इसका, पिछले के पिछले साल किया है तो ठीक है, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर किया तो आप करंट नेक्स्ट ईयर में कंपोजिशन नहीं ले सकते, विच इज सो रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो। ओके, सो इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स मतलब आप एक बार कंपोजिशन स्कीम में आ गए उसके बाद आप इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में किया होगा तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों ही। ओके, इंटरेस्टेड सप्लाई मतलब आपको मालूम है, लोकेशन ऑफ सप्लायर वन स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट, और यूटी। ओके, और वन स्टेट वन यूटी जो भी है। सो डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट यूटी और वन स्टेट वन यूटी इज कॉल्ड एज इंटरेस्टेड सप्लाई। तो अगर इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स आप हो या फिर सर्विसेज हो, इंटरस्टेट सप्लायर, देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। डन। अब इंटरस्टेट सप्लाईज तो एक्सपोर्ट्स भी है, एक्सपोर्ट इज ऑल्सो एन इंटरस्टेट सप्लाई, यस और नो? सेक्शन 7 पढ़ के आ रहे हैं अपन। तो पिछले साल के एक्सपोर्ट्स आप ऐड करते हो कि नहीं करते हो? आप ऐड करते हो कि नहीं करते हो? पढ़ो इधर, व्हाट डू वी ऐड? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो पिछले साल में जो आपने एक्सपोर्ट किया उसको आप ऐड करते हो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने में, ठीक है, पिछले साल का है इसके लिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठ जाते हो एग्रीगेट टर्नओवर के, तो करंट ईयर आने के बाद आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते, मीनिंग देयर बाय आप करंट ईयर में एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते। आया है समझ में? इंटरस्टेट आउटवर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, नॉट इंटरस्टेट परचेस। मैं दूसरे स्टेट में बेच नहीं सकता, दूसरे स्टेट से खरीद जरूर सकता हूं। यार खरीदने पर नो रेस्ट्रिक्शन, बेचने पर रेस्ट्रिक्शन। सो दो पॉइंट अपन ने देखे अब तक जो लोग नहीं ले सकते। सबसे पहला, सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। सेकंड, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है बात? थर्ड वन, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर who is required to collect tax under section 52। मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके थ्रू कोई इंसान बेच रहा है, ओके, एंड जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ रहा है ऑन दिस सप्लाईज। सो द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेट अस एनालाइज दिस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स। ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ओके। ईसीओ टैक्स कब कब कलेक्ट करेगा? ओके, यहाँ पर एक पर्सन है, से मिस्टर ए, यहाँ पर है अमेजॉन, ओके, एंड यहाँ पर है मिस्टर बी, ओके। अब अगर पेमेंट का सिस्टम कुछ इस तरीके से है, मिस्टर बी ने यहाँ पर बुकिंग की, ओके, पेमेंट भी इसको ही दिया, एंड देन अमेजॉन इज गोइंग टू remit the consideration collected from Mr. B after deducting his commission. Then in that case, when Amazon is paying to Mr. A, he has to collect tax. Example, अगर 100 रुपए का गुड्स था, बराबर है, प्लस 18 रुपीज जीएसटी था, 118।
सो अमेजोन ने मिस्टर बी से कितना लिया होगा? 118 रुपए। 118 में से 118 में से अमेजोन अपना कमीशन माइनस करेगा से ₹5 एंड अमेजोन जो है वो क्या करेगा? टैक्स भी कलेक्ट करेगा बाय डिडक्टिंग द टैक्स। ओके, जितना भी परसेंटेज रहता है, परसेंटेज कितना रहता है? 1%। 1% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। यहाँ पर 100 रुपए का गुड्स बिका था, सो 100 इंटू 1% ₹1। सो 1 रुपए का ये टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, सो नेट अमेजोन ने कितना दिया मिस्टर ए को? 112। आया समझ में? सो अगर कुछ मैकेनिज्म इस तरीके का है तो ये जो मिस्टर ए है इसको इसको जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। क्लियर है? अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू सच एन ईसीओ who is required to collect tax and ECO is required to collect tax when he is getting the consideration from recipient। है समझ में? अगर मिस्टर बी डायरेक्टली कंसिडरेशन देता है ए को पर बुकिंग करता है अमेजोन से तो मिस्टर ए कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्लियर है क्या बात? चलो यहां पर लिख रहा हूं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, यहां पर है अमेजोन। क्लियर? अभी मिस्टर बी ने इधर से ऑर्डर प्लेस किया, इसको ऑर्डर मिल गया, इसने पेमेंट इसको किया। अब पेमेंट इसको कैसे होता है वो समझो। अमेजोन वाले ने जो क्यूआर कोड डाला था या फिर जीपे का अकाउंट डिटेल्स था वो डायरेक्टली मिस्टर ए का था, तो पैसा किसके अकाउंट में चला गया? मिस्टर ए के। अब मिस्टर ए जो है अमेजोन को कमीशन का पेमेंट करेगा। क्लियर है बात? कमीशन का पेमेंट करेगा अगर ऐसा ट्रांजेक्शन है। सो कंसिडरेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम रिसिपिएंट टू सप्लायर डायरेक्टली, देन इन दैट केस अमेजोन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स। है समझ में? अमेजोन को कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। जब टैक्स कलेक्ट नहीं करना है तब मिस्टर ए कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। क्लियर है? लेकिन वहां पर भी एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन नड़ेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये मेरे स्टेट का रिसिपेंट हो। दैट इज अ वेबसाइट, कहीं पर का भी रिसिपेंट आ सकता है आपके वेबसाइट पर। एनी ट्रैफिक कैन बी ऑन योर वेबसाइट। यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएगा, गलती से भी हो जाएगा। सो गलती वाला भी रिस्क क्यों लेना है आपको? आप कंपोजिशन में जाओ ही मत इफ यू आर इनटू ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, दैट इज माय सजेशन। ठीक है, ये एनालिसिस में वही लिखा है। आगे, इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं ओके जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरर सप्लायर, मतलब खाली मैन्युफैक्चरिंग किसका बिजनेस नहीं होता है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। तो मैन्युफैक्चर जो कर रहा है एंड बेच रहा है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब चेंज इन नेम, कैरेक्टर एंड यूज। ठीक है, आपने ऐसा कुछ किया जिससे नाम ही बदल गया। अभी प्लास्टिक लाया था, मैंने बॉटल बनाया। ओके, सो आई हैव चेंज द नेम फ्रॉम प्लास्टिक टू बॉटल। आई हैव चेंज द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज खाली प्लास्टिक था, अभी पानी पी सकते हैं। एंड यूज, अभी ये पानी पीने यूज आएगा, पहले उसका यूज था ही नहीं कुछ। सो ऐसे ट्रांजेक्शन को अपन कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सो अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चर करता है 4 प्रोडक्ट्स, देन ही कैनॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। ध्यान से सुनना, मैं मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, नॉट ट्रेडर्स। क्लियर है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर्स। सो अगर टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, टीपा याद रखना है। क्या याद रखना है? टीपा। अगर आपने टीपा मैन्युफैक्चर किया, यू कैन नॉट कम इन टू कंपोजिशन स्कीम। टीपा इज टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला एंड एरेटेड वाटर्स। एरेटेड वाटर मतलब बिस्लरी। सो ऐसे मैन्युफैक्चरर नहीं आ सकते, लेकिन ट्रेडर्स आ सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है क्या? चलो गुड, आगे बढ़े।
एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझेगा। ओके, क्या कहा मैंने? एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। मतलब आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मेरा सीए का प्रैक्टिस है, ओके, इफ आई एम हैविंग सीए प्रैक्टिस, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सीए का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। आया समझ में इसका मीनिंग? कंपोजिशन, सॉरी, सीए प्रैक्टिस, ये एग्जांपल था। ओके, नो कंपोजिशन, नो कंपोजिशन स्कीम, ये पर्सन प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं। आया समझ में? प्रिजम्पटिव स्कीम, भाई प्रिजम्पटिव स्कीम मतलब क्या? सेक्शन 10(2)(a) का स्कीम है, जो अपना नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन होगा। यहाँ पर क्या समझ में आपको? अगर सीए का प्रैक्टिस है आपका, ओके, दैट इज सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, इन लोग को मिलेगा कंपोजिशन स्कीम। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। आगे और भी है, तो मतलब सिर्फ आप अगर सीए का प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप लॉयर हो, सर्विस दे रहे हो, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस हो, तो कुछ भी चीज अगर आप रेस्टोरेंट छोड़ करके दे रहे हो, कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी। आया समझ में? डन? ओके, और एक चीज भी बात करते हैं अपन, नॉमिनल सर्विसेज की, नॉमिनल सर्विसेज की विथ एलिजिबल सप्लाईज, विथ एलिजिबल सप्लाईज। बहुत ही ध्यान से सुनना, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है सब कुछ। नॉर्मल सर्विस, नॉमिनल सर्विसेज मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूं, से मैं ट्रेडर हूं, या फिर मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं, या फिर मैं एलिजिबल मैन्युफैक्चरर हूं। ठीक है, इन तीनों में से मैं कोई भी एक हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज एलिजिबल सप्लायर। ओके, मैं कौन हूं? एलिजिबल सप्लायर। मान के चलो मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं। कौन हूं? एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं। कहने से आई कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब तक तो यही समझ में आया आप लोग को कि रेस्टोरेंट वाले को मिलेगा कंपोजिशन स्कीम पक्का। तो रेस्टोरेंट के साथ साथ अगर मैं और दूसरा कुछ सर्विस देता हूं, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, खाना कैसे बनाने का ये सर्विस मैं दे रहा हूं, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, so whether I am eligible to provide these consultancy services with my restaurant services? Answer is yes, you can provide, but up to certain limit. ये जो अदर सर्विस है ना, इसके लिए लिमिट है। क्या लिमिट है? सुनना, लिमिट इज 10% ऑफ, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। बहुत ही रिलेवेंट वर्ड्स है, टर्नओवर इन स्टेट, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर इन स्टेट, और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। इससे ज्यादा मैं कंसल्टेंसी सर्विस नहीं दे सकता। मान के चलो पिछले पिछले साल मेरा टर्नओवर 76 लाख था, ओके, रेस्टोरेंट बिजनेस का। मैं कंपोजिशन स्कीम में आया हूँ। ओके, अब कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद मैं रेस्टोरेंट तो कर ही रहा हूँ, अभी नया स्ट्रीम खोल दिया कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो एक क्लाइंट ने मुझे पूछा कि क्या आप कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो कंपोजिशन में? मैंने कहा अरे नहीं दे सकते, रेस्टोरेंट ही दे सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है, कंसल्टेंसी दे सकते हो पर एक लिमिट तक।
तो 76 लाख इंटू 10%, 7.6 lakh or 5 lakh, whichever is higher. So answer would be 7.6 lakhs. आया समझ में? 7.6 लाख, इतना तक आप क्या दे सकते हो? कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हो। अब सवाल आता है, टर्नओवर इन स्टेट को कंप्यूट करेंगे कैसे? टर्नओवर इन स्टेट मतलब कि आपने आपके स्टेट में कितना बिजनेस बनाया, कितना धंधा किया, इसको बोलते हैं टर्नओवर इन स्टेट। ओके, अब टर्नओवर इन स्टेट में आपको एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम, दैट इज इंटरेस्ट और डिस्काउंट टर्नओवर, इसको एक्सक्लूड करना है अगेन। ठीक है, दिस टर्नओवर इन स्टेट शुड एक्सक्लूड इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर। आया समझ में? एक बार मैं ब्रीफ रिकैप करता हूँ क्या सीखा। मैंने कहा एलिजिबल सप्लाईज कर सकते हैं कंपोजिशन में, रेस्टोरेंट इज एलिजिबल सप्लाई। रेस्टोरेंट के साथ साथ क्या अपन कंसल्टेंसी दे सकते हैं? आंसर इज यस, दे सकते हैं, बट अप टू सर्टेन लिमिट। व्हाट इज द लिमिट ऑफ अदर सर्विसेज, दैट इज नॉमिनल सर्विसेज? आंसर इज 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, उतना तक आप दे सकते हो अदर सर्विसेज। यहाँ पर अपने केस में 7.6 लाख आया। डन। और एक चीज बताई मैंने, टर्नओवर इन स्टेट में क्या ऐड नहीं करना है? एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर ऐड नहीं करना है। आया समझ में? बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया पूरा। ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना, टर्नओवर इन स्टेट है, इट इज नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, मिस्टेक बिल्कुल नहीं। ओके, देखो आप लोग के पास ना एक शीट मिली होगी आपको, चार्ट बुक के एंड पर होगी, उसमें सेक्शन नंबर का लिस्टिंग होगा। वो सेक्शन नंबर्स आप लोग बैठ करो। ओके, सेक्शन नंबर आपको बैठ करना है, एंड सेक्शन नंबर पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। पूरा जीएसटी होने के बाद आपको सेक्शन नंबर्स पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर सच पर्सन जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है किसी स्टेट में। मान के चलो मेरा मेन बिजनेस महाराष्ट्र में, और अगर दिल्ली के एग्जीबिशन में मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो क्या मैं वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस लूंगा? आंसर इज नो। वहां पर एग्जीबिशन में चले जाऊंगा मैं, ओके, मेरे मशीन्स वहीं पर रहेंगे, मैं एक होटल में ठहर जाऊंगा। ओके, सो फॉर द पर्पज ऑफ दिल्ली आई एम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो दिल्ली में अगर मेरे एग्जीबिशन में कुछ बिक जाता है, ठीक है, मशीन्स का एग्जीबिशन है, कुछ बिक गया, तो उसके ऊपर कंपोजिशन में मैं नहीं ले सकता टैक्स। ओके, आई कैन नॉट टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर दिल्ली स्टेट। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कंपल्सरी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये कहां पर लिखा है? सेक्शन 24 में। ठीक है, सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब समझ में आया। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब इंडिया के बाहर वाला है, इंडिया में आता है बिजनेस करने और बोलता है मैं कंपोजिशन स्कीम चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करो, एंड कंपोजिशन तो करना ही नहीं है आपको, नॉर्मल करना है। आया समझ में? ओके, तो यहाँ पर लिखा है। सो टोटल अपन ने देखी 6 कैटेगरीज। वापस से एक बार रिकैप लेते हैं। सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू सच एन ईसीओ हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। ईसीओ कब लायबल होता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए? जब उसके थ्रू कंसिडरेशन रूट होता है। नेक्स्ट, इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर नॉट ट्रेडर, टीपा, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। ओके, अगर आप सीए का ऑफिस है आपका, तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, प्रिजम्पटिव ले सकते हो, बाद में देखेंगे क्या है वो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी, सीटीपी एनआरटीपी कैनॉट टेक कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? सो हियर वी एंड विथ सेक्शन 10(2), 10(1), 10(2) दोनों खत्म। 10(1) में क्या था? 10(1) में था एग्रीगेट टर्नओवर, 10(2) में है इन एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ सप्लायर। ओके, अब अपन बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट बातें करने जा रहे हैं, बहुत रिलेवेंट।
मतलब यूं समझो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारा ही कुछ है। ओके, तो कंपोजिशन पर्सन को जीएसटी पे कैसे करना है, क्या रेट ऑफ टैक्स पर पे करना है, वो अपन सीख रहे हैं अभी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा, क्योंकि ना मेरे को इधर से पढ़ के अंडरलाइन करने में उतना मजा नहीं आता जितना लिख करके समझाने में आता है। ओके, कोशिश तो ये रहती लिख के करूँ, पर आपका सिलेबस एक्सटेंड ना हो इसका डर भी रहता है। चलो करते हैं। व्हाट वी आर लर्निंग, कंपोजिशन टैक्स रेट्स। First and foremost thing which you should understand is these tax rates are on outward supplies. On outward supplies, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है। ये जो भी टैक्स रेट्स आप पढ़ने वाले हो अभी कुछ समय में, वो आपके सेल के ऊपर की टैक्स रेट्स है। मीनिंग देयर बाय, अगर आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगने वाला है, से लीगल सर्विस लिया, तो क्या लीगल सर्विस पर आप ये टैक्स रेट्स लगाओगे? आंसर इज नो, क्योंकि ये जो टैक्स रेट हम पढ़ेंगे वो आपके आउटवर्ड के लिए, नॉट इनवर्ड। तो ये एक बात आपके दिमाग में फिक्स कर दो कि आरसीएम परचेजेस would be taxed at normal rates, at normal rates। आया समझ में? नॉर्मल रेट्स पर टैक्स लगेगा, मतलब 18% है, 18% लगेगा। ठीक है, ये जो हम सीखेंगे कंसेशनल रेट्स, इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है? बात आ गई समझ में? अभी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन, ए, बी एंड सी। फर्स्ट वन वुड बी मैन्युफैक्चरर सप्लायर। कौन है ये? मैन्युफैक्चरर सप्लायर। ओके, देखो खाली मैन्युफैक्चरर लिखोगे तो भी समझ में आना चाहिए आपको, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई खाली मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, एंड मैन्युफैक्चर करेगा तो जीएसटी आएगा ही नहीं। मैन्युफैक्चर करके बेचेगा तब जीएसटी आएगा ना। सो मैन्युफैक्चरर सप्लायर इट इज बाय डिफॉल्ट। सेकंड इज ट्रेडर्स, सॉरी, सेकंड अपन पकड़ते हैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। उसके पीछे कुछ लॉजिक है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड वन अदर्स, दैट इज अदर एलिजिबल सप्लायर, अदर एलिजिबल, इसमें एग्जाम्पल ट्रेडर। क्लियर है? अब रेट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बहुत ही ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना। मैन्युफैक्चरर को जीएसटी भरना है कंपोजिशन स्कीम में, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। आईटीसी नहीं ले सकता, ये बात पक्की है आपके दिमाग में, स्टार्टिंग में सिखाया। मैन्युफैक्चरर जो है उसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट, टोटल टर्नओवर इन स्टेट। इज दैट क्लियर? टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का मीनिंग है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट। टोटल मतलब टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट टर्नओवर। इज दैट क्लियर? सेम ओवर हियर, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, मतलब इन शॉर्ट 1% रेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा। टोटल मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। टर्नओवर इन स्टेट मतलब अपने ही स्टेट का जितना भी बिजनेस है उसके ऊपर करना है, नॉट ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, नहीं। 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ओके, टैक्सेबल टर्नओवर पे भी आएगा, एग्जेम्प्ट पे भी आएगा, लेकिन एग्जेम्प्ट में इंटरेस्ट डिस्काउंट पर नहीं आएगा। इंटरेस्ट डिस्काउंट का जो टर्नओवर होता है
उसके ऊपर नहीं आएगा। उसके अलावा सारे के सारे एग्जाम सप्लाईज पर आएगा आएगा और आएगा। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल ले लेता हूं अभी, ताकि थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाए आपका। आप मैन्युफैक्चरर हैं, ओके? आपने इस क्वार्टर में सेल्स कुछ इस तरीके से किया है, एग्जेम्प्ट चीज मैन्युफैक्चर करके बेची से 15 lakhs की, ओके? इंटरेस्ट का इनकम अर्न किया है 2 लाख का। टैक्सेबल सप्लाईज आपने करी है 5 लाख की, ओके? तो अभी आपको टैक्स कितना पे करना है? टैक्स कितना पे करना है? कहना है ऐसे टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों पे आएगा। अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता ना, सिर्फ इतने पे आता, लेकिन ये कंपोजिशन है, इसके लिए इस 15 लाख पे तो आएगा ही आएगा, एंड 5 लाख पे भी आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। तो टोटल 20 लाख रुपया इंटू 0.5% CGST, 0.5% SGST। क्लियर हो गया बात? मैन्युफैक्चरर। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन है? रेस्टोरेंट वाले। अब रेस्टोरेंट वालों के लिए बेस तो सेम है, कम ऑन, ये जो बेस है ना ऑफ के बाद, ये तो सेम है, लेकिन परसेंटेज अलग है। परसेंटेज इज 2.5% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट, टोटल टर्नओवर इन स्टेट। इज दैट क्लियर? यहां पर भी सेम है ना। अदर एलिजिबल सप्लायर्स, अदर एलिजिबल सप्लायर्स के लिए थोड़ा सा फर्क है। द डिफरेंस इज दे आर लायबल टू पे टैक्स ऑफ 0.5%, ठीक है, 0.5% ऑन ऑन टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट। किसके ऊपर? टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई मैंने। टैक्सेबल सप्लाई, इनको एग्जाम पर नहीं पे करना। मैन्युफैक्चरर को पे करना है एग्जाम के ऊपर, अदर देन इंटरेस्ट के ऊपर 0.5% के हिसाब से। रेस्टोरेंट को पे करना है एग्जाम के ऊपर एट द रेट ऑफ 2.5%, दैट इज एग्जाम के ऊपर भी पे करना है अदर देन इंटरेस्ट डिस्काउंट। लेकिन मैन्युफैक्चरर को अगर छोड़ दें, रेस्टोरेंट को छोड़ दें, तो जो बचते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्सेबल टर्नओवर पर पे करना है। इज दैट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्सेबल टर्नओवर पे पे करना है। आई होप द डिस्कशन इज वेरी 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 क्लियर। देन अभी एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें आप लोग को क्या करना है, तीनों के हिसाब से निकालना है टैक्स, ओके? तीनों के हिसाब से, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, एज अ ट्रेडर। लिख रहा हूं यहां पे, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अदर देन इंटरेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड। सेकंड, RCM सप्लाईज अवेल्ड, ओके? टैक्स रेट है इसके ऊपर 18%। यहां पर अमाउंट्स लिख रहा हूं, सॉरी, अमाउंट मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूं। आपको यहां पर टैक्स कंप्यूट करना है, ठीक है? 15 लाख, 25 लाख, 3 लाख एंड 7, नहीं रुक, 70,000, ओके? कंप्यूट द टैक्स। अगर हम एज अ मैन्युफैक्चरर की बात करें, तो मुझे बताओ, टैक्सेबल पे आएगा? यस आएगा। एग्जाम पे आएगा? हाँ आएगा। इंटरेस्ट पे आएगा? नहीं आएगा। RCM वाला जो है वो 18% के हिसाब से आएगा। आया समझ में? अमाउंट्स निकालो, 15 लाख प्लस 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 25 लैक्स इंटू 1% के हिसाब से करो, दोनों का टोटल मार दो। सो 40,000 प्लस 70,000 इंटू 18%, सो 12,600। क्लियर है? ये RCM के परचेज है, इसके लिए इसके ऊपर नॉर्मल रेट, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था जो कंसेशनल रेट्स है 1% वाले, वो किसके लिए है? आउटवर्ड सप्लाईज के लिए।
रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों के ऊपर करना है। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 लाख प्लस 25 लैक्स दैट इज 40 लैक्स इनटू 5%, सो 2 लाख रुपए। एंड यहाँ पर 12,600 विल रिमेन सेम, सो 2,12,600। क्लियर? ट्रेडर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के ऊपर आएगा, सो 15 लाख इंटू 1%। एग्जाम के ऊपर नहीं आएगा, इंटरेस्ट के ऊपर तो वैसे नहीं आएगा, आरसीएम के ऊपर आएगा 12,600, तो टोटल इट विल बिकम 27,600। ओके, क्लियर है? 15 लाख इंटू इंटू 1% प्लस 12,600, बरोबर। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ। ओके, रेट ऑफ टैक्स आपका हो चुका है। अब अपन डिस्कशन करते हैं फर्स्ट सप्लाईज के ऊपर। क्या सर सब कुछ एक ही वीडियो में सिखाओगे? हाँ, एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। प्रिज्म टू स्कीम के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, पर अभी लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट सप्लाईज का। छोड़ो, इस राइटिंग को छोड़ दो, मैं आप लोग को उस पर बताता हूँ। देखो, मेरे को ना लिख के सिखाने में मजा आता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत मजा आता है। अपन सीख रहे हैं फर्स्ट सप्लाईज। क्या सीख रहे हैं अपन? फर्स्ट सप्लाईज क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, एंड उसको उसका इंपॉर्टेंस कहां पर आएगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ अबाउट फर्स्ट सप्लाईज। फर्स्ट सप्लाईज का बेसिक मीनिंग है, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड जब तक क्रॉस नहीं कर जाता तब तक। थ्रेशोल्ड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। सर्विस प्रोवाइडर तो उसके लिए 20 लाख होगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर इन एनएमएमटी होगा या टीएनएमएम जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो 10 लाख होगा। सिर्फ गुड्स वाला है रेस्ट्रिक्टिव स्टेट्स में तो 20 लाख होगा, या फिर अगर रेस्ट्रिक्टिव स्टेट्स में से अगर दैट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगी तो फिर 10 लाख होगा। अगर नॉन रेस्ट्रिक्टिव स्टेट्स होंगे तो 40 लैक्स। ओके, एंड 20 लाख का टर्नओवर भी हो सकता है। ओके, सो 1 अप्रैल से लेकर के डेट व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पीरियड तक के टर्नओवर को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सप्लाईज। ओके, मैं टर्नओवर की लिमिट्स लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, ओके, नॉर्मली 40 लाख पकड़ के चल रहे हैं अपन, हाँ, ज्यादा डीप डीप में नहीं, 40 लाख। सर्विस वाला होगा तो सर्विसेज वाला होगा तो 20 लाख। ओके, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा तो 10 लाख। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल से या फिर उसके बाद से कभी भी, एंड आपका टर्नओवर ये 40, 20, 10 तक जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक के सप्लाईज को हम कहते हैं फर्स्ट सप्लाईज। आया समझ में? सो एग्जाम्पल में 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, इधर से लेके 30 सितंबर को मेरा टर्नओवर हो गया क्रॉस 20 लाख। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, whether to go for normal registration and whether to go for composition. I go for composition. I choose composition. Come on, I choose composition. अब कंपोजिशन में मैं आ गया 1 अक्टूबर से। अब सवाल आपके पास एक है, सवाल सुनो ध्यान से। 1.5 करोड़ का मेरे पास लिमिट है, यस और नो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 1.5 करोड़ तक की मैं कर सकता हूं। सो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक क्या मैं 1.5 करोड़ कर सकता हूं, या मैं सिर्फ 1.3 CR कर सकता हूं? सोच के बोलना, क्वेश्चन वापस से सुनो।
मेरा 30 सितंबर तक 20 लाख हो चुका, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सप्लाईज। 20 लाख इज फर्स्ट सप्लाईज। ओके, तो 20 लाख के बाद से मैं कितना टर्नओवर कर सकता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में, सो एज टू बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। महाराष्ट्र स्टेट पकड़ो, कैन आई से 1.3 CR और shall I say 1.5 CR? देखो 1.5 का नॉर्मल लिमिट है, सवाल सिर्फ इतना है कि 1.5 में इस 20 को हटा करके चेक करें या फिर 1.5 फ्रेश कर सकते हैं। इसका जवाब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 ने दिया। एक्सप्लेनेशन ने क्या कहा? फर्स्ट सप्लाईज shall be included, ध्यान से सुनना, इंटरप्रिटेशन करेंगे, included to determine liability for registration, आया समझ में? अपने को इसको इंक्लूड करके चेक करना है 1.5 करोड़, मतलब मैं 1.5 करोड़ कर सकता हूं, उसमें से 20 लाख को अगर इंक्लूड किया जाए तो फ्रॉम 1 अक्टूबर आई कैन डू ओनली 1.3 CR, रियली सॉरी 1.3 CR, क्योंकि 20 लाख को मैंने इंक्लूड किया है 1.5 में। 1.5 is not fresh, is included, that is inclusive of this 20 lakhs. तो दिस फर्स्ट सप्लाईज, ये फर्स्ट सप्लाईज है, इसको इंक्लूड करना है एंड देन चेक करना है, मतलब 1.5 करोड़ में से 20 लाख हो चुका, अभी कितना कर सकते हैं? 1.3 CR। आई होप डिस्कशन इज क्लियर। सो फर्स्ट सप्लाईज आर इंक्लूडेड टू डिटरमाइन वेदर आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। ठीक है, मुझे इंक्लूड करना होगा इंक्लूजन से, क्लियर है? वही अपन बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स की, चलो इसी एग्जाम्पल से बात करते हैं। अभी 1 अक्टूबर से मैं आ गया हूं कंपोजिशन स्कीम में, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक मैंने सप्लाईज किए 1.3 CR के, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टैक्स किसके ऊपर पे करना होगा? 1.3 के ऊपर या 1.5 के ऊपर? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इज, क्या पूरे 1.5 करोड़ पे अपने को कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से 1% पे करना है या सिर्फ 1.3 CR पे? सो इसका जवाब है सिर्फ 1.3 CR पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सप्लाईज कलर बहुत ब्राइट है आपके फ्यूचर की तरह। सो फर्स्ट सप्लाईज shall be excluded, क्या होगा ये? excluded to determine पेमेंट ऑफ टैक्स। आया समझ में? आया समझ में? कम ऑन, अगर हम पेमेंट ऑफ टैक्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो 1.3 पे करेंगे, पर अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी देकर हैं तो 1.3 नहीं 1.5, एंड 1.5 वुड इंक्लूड 20 lakhs। ओके, मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको समराइज करें तो जो मैंने 1 अप्रैल से लेकर के जब तक रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो जाता तब तक का टर्नओवर अगर 20 लाख है, तो उस 20 लाख को इंक्लूड करेंगे हम 1.5 CR देखने के लिए। इंक्लूड करेंगे का मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में ये 20 लाख से जो एक्सेस है उतना ही आप कर सकते हो। ठीक है, इसी का मतलब हो ना इंक्लूड, 1.3 CR प्लस 20 लाख, दैट कम्स टू 1.5 CR। इसको कहते हैं अपन इंक्लूडेड, फर्स्ट सप्लाईज इज इंक्लूडेड, क्लियर है? लेकिन यहां पर आप टैक्स कितने पे करते हो? 1.3 CR प्लस 0, 1.3 CR। ऐसा समझ में? सो टैक्स भरना है तो 1.3 CR पे, क्योंकि नॉर्मली मैं रजिस्ट्रेशन लिया ही 1 अक्टूबर को है, सो टैक्स के लिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, पर जो 1.5 CR है दैट इज
रजिस्ट्रेशन लिमिट, उसको डिटरमाइन करने के लिए मैं इसको इंक्लूड करूंगा। डिस्कशन आया समझ में? ओके। अब ये चार्ट बुक में लिखा हुआ है इसी तरीके से। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मेड बाय अ पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट सप्लाईज। ओके, मतलब 20 लाख रुपया। नाउ इट इज पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म डेट व्हेन, ठीक है, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख भी यहाँ पर आ सकता है, इधर तो बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी है तो 10 लाख भी आ सकता है। हो जाने दो, उसका कुछ संबंध नहीं है। अब ये एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, एक बार समझ लेते हैं अपन। मिस्टर स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ट्रेडिंग कर रहा है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का, मतलब गुड्स में। ओके, अज्यूम करते हैं कि इसने कुछ सर्विसेज भी दिया होगा, तो इसको 20 लाख रुपीज का लिमिट एप्लीकेबल है। ही क्रॉस द टर्नओवर ऑफ रुपीज 20 lakhs ऑन 17 जुलाई। 20 लाख इसने क्रॉस की। ओके, thus he was liable to be registered under GST when he crossed। 20 लाख क्रॉस किया, रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई। अब बात करते हैं कंपोजिशन या नॉर्मल। ये गया कंपोजिशन। ओके, ही ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड। टर्नओवर आफ्टर 20 lakhs, दैट इज 18 जुलाई से लेकर के 20 फरवरी तक टर्नओवर हुआ उसका 1.5 करोड़, सॉरी 1.3 CR। एंड उसके बाद से हुआ 7,50,000। इसके ऊपर अभी अपने को टैक्सेशन निकालने का। ओके, तो इसमें 3 स्लैब्स हैं। कैसे? 1 अप्रैल से लेकर के 17 जुलाई। सेकेंड, 18 जुलाई से लेकर के 20 फरवरी। एंड थर्ड, 21 फरवरी से लेकर के 31 मार्च। बराबर है। इस पीरियड के दरमियान के सप्लाईज को हम कहते हैं फर्स्ट सप्लाईज, जो है 20 लाख। ठीक है, अब ये कंपोजिशन में जा रहा है। बोलो कितना सेल कर सकता है कंपोजिशन में? 1.5 करोड़ या 1.3 CR कर सकता है। 1.5 करोड़, लेकिन 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 फर्स्ट सप्लाई को अगर हमने इंक्लूड कर दिया तो ये सप्लाईज ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अब एक्स्ट्रा कितना कर सकता है? 1.3 CR। सो इस पीरियड में कितना किया उसने? 1.3 CR। क्लियर है बात? अभी यहां पर 1.3 CR कर दिया, सो 20 लाख प्लस 1.3 CR, 1.5 करोड़ क्रॉस। तो इसके बाद आ जाते हैं अपन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में इसने 7.5 लाख रुपए का धंधा किया। ओके, सो इस पीरियड में टैक्सेशन कितना आएगा? टैक्स कितना आएगा? 20 लाख पे कोई टैक्स आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस पीरियड में मैं अनरजिस्टर्ड था, इस पीरियड में मैं रजिस्टर्ड हूं। आया समझ में? तो इसके ऊपर 1% कंपोजिशन में रजिस्टर्ड था, इसके ऊपर 18%, क्योंकि मैं कंपोजिशन में अभी नहीं हूं, छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा इन पीरियड को मिला देंगे तो 1.5 CR क्रॉस हो चुका था। सो 1.3 CR इंटू 1% प्लस 7,50,000 इंटू 18% शुड बी आवर फाइनल आंसर। So now let us see the other scheme, that is presumptive scheme. Okay, यहाँ पर हम लोग इसको presumptive scheme ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको सेक्शन 10(2)(a) वाला स्कीम बोल सकते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब ये जो स्कीम है आपके सामने, सेक्शन 10(2)(a), दिस इज मेड बेसिकली फॉर सर्विस सप्लायर्स। ठीक है, ये जो स्कीम है वो किसके लिए? सर्विस सप्लायर के लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ सर्विस सप्लायर के लिए। एंड मिक्स्ड सप्लायर, मिक्स सप्लायर मतलब जो लोग कंपोजिशन स्कीम में हैं, ठीक है, एंड जो लोग सर्विस भी देना चाहते हैं लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, तो उन लोग को क्या करना है? उन लोग को प्रिजम्पटिव स्कीम में आना है। समझ में आया? अभी ये स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद से आई हुई है। ओके, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिंपल है। कंपोजिशन स्कीम में कैसा था? 1.5 CR, 75 lakhs। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर 50 लाख रुपीज है फॉर ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी अप टू रुपीज 50 lakhs, शुड बी अप टू रुपीज 50 lakhs। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 50 lakhs तक है तो इन द करंट ईयर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ठीक है, अगर पिछले साल आपका बिजनेस नहीं था तो करंट ईयर में फर्स्ट सप्लाईज के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है? ओके,
अभी ये जो स्कीम है दोनों, दैट इज 10-1 वाला स्कीम एंड 10-2 वाला स्कीम, दीज टू स्कीम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि या तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा या तो प्रिजम्पटिव स्कीम मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम मिल रहा है, ओके, तो प्रिजम्पटिव तो मिलेगा ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कंपोजिशन के लिए आप इन एलिजिबल हो पर आप प्रिजम्पटिव के लिए एलिजिबल हो, तो सिर्फ प्रिजम्पटिव मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? मतलब दोनों स्कीम में आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो आपको अप्लाई होती है वहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होती है आप उधर जाओ, अगर प्रिजम्पटिव अप्लाई होती है आप यहाँ पर आओ। ठीक है, दोनों जगह पर जा नहीं सकते, ना ही आपके पास कोई ऑप्शन है। रेट ऑफ टैक्स, तो रेट ऑफ टैक्स जो रहेगा दैट इज 6%, 3% CGST, 3% SGST ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट, ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, नॉट टैक्सेबल टर्नओवर, ऑन टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज बट वुड एक्सक्लूड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। ओके, अभी कुछ कंडीशंस है, इनएलिजिबल क्राइटेरिया जो हमने वहां पर देखा था, सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहला, नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस नहीं बेचना है, इंटरस्टेट गुड्स और सर्विस नहीं बेचना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं बेचना है, ओके, टीपा का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीपा एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट इज फ्लाई ऐश, ब्रिक, ब्लॉक, एग्रीगेट। ओके, अर्दन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, बिल्डिंग ब्रिक्स ऐड करो, अर्दन टाइल्स, रूफ एंड टाइल्स एंड बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, ये तीन चीज आपको ऐड करना है। एंड ऊपर भी जो कंपोजिशन स्कीम का इनएलिजिबल क्राइटेरिया हमने देखा, वहां पर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो पिछला वाला पार्ट, मतलब जो ये वाला पार्ट जब हमने किया था, तो उसमें आपको नीचे वीडियो के नीचे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट वीडियो में मिस आउट हो गया तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसमें आपको क्या ऐड करना है? फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्लॉक, एग्रीगेट, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन टाइल, रूफन टाइल। ठीक है, तो ये सब चीजें इनएलिजिबल है। ठीक है, कंपोजिशन में भी एंड प्रेजेंटेबल में, दोनों में इनएलिजिबल। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर NRTP नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो सेम टू सेम कंडीशन है। नहीं तो क्या होता कि जो पर्सन कंपोजिशन में नहीं आ सकते, दैट इज इनएलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ कंपोजिशन स्कीम, वुड बिकम द एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ प्रेजेंटिव स्कीम। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो वहां पर इनएलिजिबल है वो यहाँ पर भी इनएलिजिबल है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन है वो एक? एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, CA हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, दैट इज 50 lakhs। अब ये रूल्स हम लोग देख लेते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्किप कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 3, सब रूल 2, जब भी आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो साल, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। समझ में आया? पर अगर आपको कंपोजिशन से नॉर्मल में जाना है तो आपको कभी भी जाने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल से कंपोजिशन में आना है या फिर कंपोजिशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन आपको साल के बिगिनिंग में देना पड़ेगा। ITC रिवर्सल ऑन स्विचिंग ओवर टू कंपोजिशन स्कीम, अगर मेरे पास नॉर्मल स्कीम है, ठीक है, आई हैव नॉर्मल स्कीम, मतलब वहां पर मैं ITC क्लेम करता हूँ, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में जाने के बाद मुझे ITC नहीं मिलने वाला है। ओके, तो जिस भी दिन मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूँ, उसके पिछले दिन के स्टॉक में, ठीक है, पिछले दिन का जो भी स्टॉक होगा, उस स्टॉक पर जितना भी ITC है वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का गुड्स लिया था स्टॉक में, 1800 का GST पे किया, अब मैंने उसका ITC ले लिया, 3B फाइल हो गया, लेकिन अब तक बिका नहीं है। ठीक है, अब तक बिका नहीं। अब जब मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूँ तब मेरे पास वो गुड्स स्टॉक में था। ओके, तो ये जो गुड्स है 10,000 का, ये बिकेगा कभी? ये बिकेगा कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो भी दिन आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो उसके पिछले दिन आपके पास जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक में जितना ITC है वो आपको पहले रिवर्स करना पड़ेगा, एंड देन आप लोग जा सकते हो। क्लियर है? एंड डिटेल्स ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द ऑप्शन अवेलिंग द ऑप्शन। तो जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो, आप लोग को 90 डेज के अंदर अंदर उस स्टॉक का डिटेल देना पड़ेगा। फिफ्थ रूल, सब रूल, सिंगल एप्लीकेशन डीम्ड
टू बी एप्लीकेशन फॉर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर सेम पेन। अगर आपका एक बिजनेस यूनिट, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर एक प्लेस ऑफ बिजनेस अगर एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि मुझे कंपोजिशन में जाना है, तो इट विल बी डीम्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल द प्लेस ऑफ बिजनेसेस। रूल 5, रूल 5 में कुछ कंडीशंस है, ओके, जो कंपोजिशन स्कीम वाले को या फिर प्रिजम्पटिव स्कीम वाले को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी वाला पॉइंट, करंटली इट इज इररेलेवेंट, ठीक है, करंटली इट इज इररेलेवेंट। जब जीएसटी आया था तब के लिए वो रिलेवेंट था, लेकिन अभी के लिए वो इररेलेवेंट है। सी पॉइंट, सी पॉइंट, the goods in the stock should not be purchased from unregistered supplier if tax अंडर सेक्शन 94 इज नॉट पेड। ठीक है, 94 का एप्लीकेबिलिटी तो अभी लिमिटेड हो चुका है सिर्फ बिल्डर के लिए, तो सी पॉइंट भी इरेलेवेंट हो गया। डी, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फॉर सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब कि अगर मैंने कुछ सर्विस लिया है जो आरसीएम में टैक्सेबल है, तो यहाँ पर आरसीएम वाली सर्विस के लिए मुझे जो आरसीएम वाली सर्विस का रेट है उस पर ही पे करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, कंपोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे सेल के ऊपर जीएसटी का रेट रहेगा 0.5, 0.5। लेकिन अगर मैं आरसीएम का कोई सर्विस लेता हूँ, तो यहाँ पर जो सर्विस मैंने ली है उस सर्विस पर जो रेट होगा से 18%, तो मुझे 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसका बेनिफिट भी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम। क्लियर है? आगे, नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले साल, ओके, पिछले साल नोटिफाइड प्रोडक्ट्स आपको नहीं बनाने हैं। तो टीपा वगैरह जो होते हैं वो पिछले साल आपको नहीं बनाना है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन दिस इंटरप्रिटेशन इस तरीके से इसका नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? अगर आप लोग समझ के चलो, कंपोजिशन स्कीम में आना है आपको, ठीक है, आप लोग टोबैको बनाते थे, आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो आपको 1 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा ऐसे केस में। आ रहा है समझ में? अभी कौन सा साल चल रहा है? 23-24। तो 23-24 में इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग टोबैको, ओके, तो आपको कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी कब मिलेगा? 24-25 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें तो ये लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल नहीं बनाना, तो हमने तो पिछले साल बनाया है, तो आपको 2025-26 में मिलेगा। सो दिस इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन। तो राइट इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि पिछले साल आपने किया, ठीक है, करंट ईयर में आपके पास नंबर आ गया, कंपोजिशन स्कीम में आ गया, उसके बाद आपको नोटिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। ओके, मेंशनिंग द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोजिशन स्कीम वाले को या फिर प्रिजम्पटिव वाले को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। उस बिल ऑफ सप्लाई के हेडिंग पर क्या होना चाहिए? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पर आपको एक बोर्ड लगाना है, उस बोर्ड पे क्या लिखेंगे? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, इस तरीके से। नो नीड टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन फॉर एवरी ईयर। आया समझ में? तो यहाँ पर अपना रूल नंबर 5 भी खत्म हुआ। अब डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6। तो कंपोजिशन स्कीम शैल बी वैलिड अंटिल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब कि जब तक आप सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो। अगर आपने कोई भी कंडीशन को ओवरराइड किया, ठीक है, कॉन्ट्रावीन किया, तो आपका कंपोजिशन स्कीम चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर लेते हो, ठीक है, आपको चेक पोस्ट पे पकड़ा, तो यहाँ पर आपको एक बार नोटिस आएगा, ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास होगा, तो ये सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर लेते हो तो आप लोग को कंपोजिशन स्कीम से निकाला जाएगा। आया समझ में? आगे, सब रूल 3, पर्सन टू फाइल एप्लीकेशन इन CMP 04 बिफोर विड्रॉइंग। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम से निकलना है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, या फिर 50 लाख से ऊपर होगा, या फिर 75 लाख से ऊपर हो गया, एज द केस में भी, तो आप लोग को एक विड्रॉवल के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। ठीक है, ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है, आप हमको प्रूफ दो वगैरह वगैरह कि कंपोजिशन स्कीम में जब आप थे तब आपने सब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स का पेमेंट प्रॉपरली किया हुआ है, आईटीसी नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अभी आप नॉर्मल में जाओगे तो आपको आईटीसी मिलता है एज पर सेक्शन 18(1)(c), तो वो सब कैलकुलेशंस वगैरह चेक होंगे, तो नोटिस इशू होगा। ठीक है, अभी उस नोटिस का हमको रिप्लाई करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस।
लेकिन नोटिस के बाद 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर क्या करता है ऑफिसर, ऑर्डर पास करेगा। समझ में आ रहा है? ऑफिसर विल पास ऑर्डर विद इन 30 डेज। ठीक है, हमको रिप्लाई कितने दिन में करना है? 15 डेज में रिप्लाई करना है। ठीक है, आगे, फर्निश स्टॉक डिटेल्स इन ITC 01 विद इन 30 डेज ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही हमने ऑप्शन से निकल गए बाहर, ओके, तो जो भी स्टॉक का हमने आईटीसी क्लेम किया रहेगा, कंपोजिशन से जब हम नॉर्मल में जाते हैं तब हमको आईटीसी मिलता है। तो जो भी हमने आईटीसी लिया रहेगा उसका इंटीमेशन हमको विद इन 30 डेज देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे, इंटीमेशन ऑफ विड्रॉवल टू बी डीम टू बी इंटीमेशन फॉर ऑल द प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर एक प्लेस ऑफ बिजनेस निकलना चाह रहा है कंपोजिशन से, तो सारे ही लोगों ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया निकलने का, ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? Cancellation of composition scheme by officer, differential tax interest shall be payable along with penalty। मतलब कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं थी, फिर भी आप लोग कंपोजिशन स्कीम में बने रहे, ओके, तो जब से आप इनएलिजिबल हुए तब से लेकर के अब तक जितना भी आपने सेल्स किया, उसके ऊपर डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी आपसे लिया जाएगा। उस टैक्स का लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। एंड जो भी आपने फ्रॉड किया है, सेक्शन 73 या फिर 74 के हिसाब से पेनल्टी भी ली जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिया जाएगा जब भी आपको कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं थी, फिर भी आपने ऑप्ट करके रखी, एंड बाद में गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया। ठीक है, अदर प्रोविजंस, एक बार आपका करंट ईयर में जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है टर्नओवर का 1.5 ईयर, 75 लाख और 50 लाख, जो भी एज द केस में भी क्रॉस हुआ, तो आपको नॉर्मल में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, आईटीसी भी ले नहीं सकता। ओके, अगर रॉन्ग अवेलमेंट किया है कंपोजिशन स्कीम का, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ सकता है, डिफरेंशियल टैक्स तो भरना ही पड़ेगा सेक्शन 73 74 के हिसाब से। ओके, when more than one registered person are having same PAN, the registered person shall not be eligible to opt for scheme unless all such registered person are opting to pay the tax under the said subsection। Meaning thereby, अगर आपका एक यूनिट नॉर्मल स्कीम में है, तो दूसरा यूनिट कंपोजिशन में नहीं जा सकता। या तो दोनों नॉर्मल में, या तो दोनों कंपोजिशन में। ठीक है, एक नॉर्मल एक कंपोजिशन इज नॉट पॉसिबल। अब आगे पढ़ेंगे कंप्लायंस एस्पेक्ट। कंपोजिशन वाले पर्सन को पूरे साल का एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है GSTR 4 बाय 30 अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड CMP 08, दैट इज द टैक्स पेमेंट होता है CMP 08 में, जो 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर में फाइल करना पड़ता है। ठीक है, एवरी 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर। क्लियर? मतलब अप्रैल में, जून का, जुलाई 18, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर 18, इस तरीके से। समझ में? ठीक है, दैट्स इट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।